हेलो दोस्तों, आज आप सभी के सामने फिज़िक्स का जो कि पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो कि आप लोगों के सामने 11वां नंबर जो कि टॉपिक्स है, जिसमें आपको कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की किरण आरेख को जानना है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण है उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं उनके किरण आरेखों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल और केवल 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? केवल 2 प्रकार के। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किरण आरेख। ठीक है, पहले हम किरण आरेख को समझने से पहले कुछ आपको नोट्स दे रहे हैं, जिसे आप लोग क्या कीजिए, अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपके सामने यह कुछ पॉइंट्स सब दिए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि यह बताया गया कि पी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सी बिंदु को क्या कहते हैं, एफ बिंदु को क्या कहते हैं, पी सी बराबर क्या होता है, वर्गतः त्रिज्या मुख्य अक्ष जो कि दर्पण के ध्रुव पर खींचा गया लंब है। फोकस दूरी जो कि हमारी पीसी भुजा है। ठीक है, वस्तु दूरी हमारी क्या है, यू होती है। यू से इंडिकेट करते हैं किसे, वस्तु दूरी को। ठीक है, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, भी से। आवर्धन को एम से इंडिकेट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डाइस से इंडिकेट करते हैं। वस्तु की ऊंचाई से एच को इंडिकेट करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपके सामने यह टॉपिक है, आप इसे नोट्स कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। नोट करने आप लोग कर लिए होंगे। अब हम बताते हैं कि इनका किरण आरेख किस प्रकार से बनता है। जैसा कि उत्तल दर्पण, आप लोग को दिख रहा है कि उत्तल दर्पण है एक। ठीक है, जिसमें वस्तु को हमने कहाँ स्थित किया है, अनंत बिंदु पे। ठीक है, तो आप देखिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस पे। ये फोकस बिंदु है उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे इसे कि पहले नंबर में फोकस पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सो आपको तो पता चल चुका है। और आपको एक बात बता दूं कि उत्तल दर्पण में जो कि 2 प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव आभासी और सीधा बनते हैं। जो आभासी बनेंगे वह सीधा तो ऑफकोर्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि वस्तु कैसा बन रहा है, का प्रतिबिंब जो कि आभासी और सीधा बन रहा है, कहाँ पे, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, तो अब बताना है कि वस्तु, देखिए तो वस्तु की ऊंचाई को हम गणना कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अत्यंत छोटा बन रहा है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो कि हमारे सामने कैसा बन रहा है, अत्यंत छोटा। ठीक है, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब। अब हम इसके अगले नंबर डायग्राम को समझेंगे, जैसा कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके पास यह दूसरा डायग्राम है। ठीक है, जिसमें वस्तु को कहाँ रखा गया है, दर्पण यानी उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत बिंदु के क्या किया गया है, बीच रखा गया है। या कहिए कि दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है, तो जिसका प्रतिबिंब देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है,
जिससे आती हुई प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, यहाँ पे उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रही है। और जो कि ए सिरा है वस्तु का, वो किरण किससे जाएगी, सी बिंदु से होती हुई जाएगी। और जो यहाँ से जो मान लीजिए इसे क्या डी बिंदु से क्या होगा, यहाँ पे एफ बिंदु से गुजरता हुआ डायग्राम इसका किरण आरेख जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे इसका दोनों का जो सी और एफ का कटान बिंदु होता है, वहाँ पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो स्थिति आप बता सकते हैं कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच बन रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा कि जो वस्तु की स्थिति वह कहाँ पे है, दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण की ध्रुव, जो कि आप देख रहे हैं ध्रुव और अनंत के बीच में। ठीक है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच। ठीक है, तो अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति को हमें बताना है। तो हमारे सामने प्रतिबिंब की स्थिति दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा आभासी जो कि बन रहा है। तो आभासी कैसे, जिस ओर क्या हो, प्रतिबिंब वस्तु हो और प्रतिबिंब उसी एक्सिस पे हो, तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वह आभासी होगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को हम किस चीज़ में मापते हैं, धनात्मक चिन्ह से मापते हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक चिन्ह से मापते हैं। और देखिए, आप देख रहे हैं जो आभासी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो सदैव ही सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, और देखिए कि वस्तु कहाँ का, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है। ठीक है, और देखिए वस्तु क्या हो रहा है, वस्तु का साइज कितना बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार जो कि कितना बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि वस्तु की अपेक्षा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि r बराबर 2f या f बराबर r/2 कैसे होता है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, सिद्ध करना है कि r बराबर 2f या f इक्वल टू r/2 अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चले हम अब अवतल दर्पण के प्रयोग से यह सिद्ध करते हैं कि r बराबर 2f होता है। तो मैंने एक डायग्राम पहले ही ले रखा है, जो कि यहाँ पे एक अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, दर्पण से क्या हो रही है, टकरा करके कहाँ पे लौट रही है, फोकस पे। ठीक है, यहाँ से बिंदु ए है, ए बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें बिंदु बी पर क्या हो रही है, टकरा रही है। किससे, तो परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, तो यह कहाँ, फोकस की ओर जाती है। जब ये किरण कहाँ होती है, जब परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके क्या होती है, फोकस की ओर चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बी बिंदु पर जो कि हमारा BC एक अविलंब है। ठीक है, हमने क्या किया, माना कि, अब हम लिखते हैं इसकी भाषा को लिखेंगे, माना कि क्या, बिंदु ए अनंत बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए से आती हुई प्रकाश की किरणें बिंदु बी पर टकराती है। ठीक है, तो ये आती हुई जो प्रकाश की किरण, ए बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण क्या होती है, दर्पण के सतह पर क्या होती है, बी पर क्या हो रहा है, दर्पण की परावर्तक सतह से टकरा कर ये क्या होती है, फोकस की ओर गुजर जाती है। और ये बिंदु जो है ना बी, उस पर यह क्या है, BC एक अभिलंब है। बिंदु बी पर BC अभिलंब है।
जो कि बी बिंदु पर या बी सी क्या है, अभिलंब है। ठीक है, मान लिया गया है क्या कि यहाँ पे जो बिंदु बी है ना, वो बिंदु पी से क्या है, बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो सकता है, एंगल ए बी सी बराबर बी एंगल सी बी एफ, सी बी एफ। तो आप कैसे कहेंगे कि एंगल बी सी एफ मतलब सॉरी सी बी एफ इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम अनुसार, परावर्तन के नियम से ठीक है, ये किस प्रकार से हो जाएगा, परावर्तन के नियम से। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ भी हो सकता है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ भी होगा। कैसे, तो ये एकांतर कोण से हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, एंगल ए बी सी बराबर आई और एंगल सी बी एफ बराबर आर। ठीक है, तो अब देखिए यह हमारा जो डायग्राम, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है या त्रिभुज बन रहा है सी बी एफ त्रिभुज, इसमें दो कोण बराबर होंगे, दो कोण क्या होंगे, बराबर। कैसे, चूँकि एकांतर कोण हम लोग जानते हैं कि बराबर होते हैं, तो यहाँ पे दो कोण बराबर होंगे यदि आई बराबर, आप तो जानते हैं कि आर होता है, तो जब आई बराबर आर होता है तो आई का वैल्यू भी बराबर होगा और आर का भी वैल्यू बराबर होगा, तो हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, चूँकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब दो कोण बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण जब बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हमारे पास जो कि सी एफ भुजा और जो कि बी एफ भुजा है वो बराबर होगा, इसीलिए सी एफ बराबर बी एफ। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में क्या किया गया है, बी बिंदु को पी बिंदु के बहुत निकट माना गया है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। ठीक है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। ठीक है, तो इसे मैंने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया और इसे समीकरण 2। तो जब हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण किससे, 2 से। ठीक है, 2 से तो हमारा क्या निकल जाएगा कि बी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, तो हमारे पास पी एफ बराबर सी एफ आ चुका है, तो हमें क्या प्रूफ करना। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पी सी बराबर क्या है, पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे कि चूँकि पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, और आपको समीकरण 3 में देखने को मिल रहा है कि सी एफ बराबर पी एफ, तो हमने क्या किया, सी एफ की जगह पे पी एफ प्लस में कर दिया। ठीक है, पी एफ प्लस पी एफ,
इक्वल टू पी सी, ठीक है। तो हमारे पास पी सी इक्वल टू क्या आ गया, 2pf। चूँकि आप ये भी जानते हैं कि पी एफ बराबर क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी सी को आप देख सकते हैं, पी एफ बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 2pf, सॉरी पी सी बराबर हमारे पास 2pf आ चुका है। तो हमें क्या करना है कि आप इस डायग्राम में देखिए और देखिए पीसी को हम क्या कहेंगे, पीसी की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है। आर से डिनोट करते हैं। तो हमने पीसी की जगह पे क्या किया, आर लिख दिया, ठीक है, बराबर 2। और आप जानते हैं कि पी एफ बराबर क्या होता है, एफ होता है, इसीलिए हमारा आर बराबर 2f प्रूव होता है। और एफ बराबर हमारा क्या प्रूफ होता है, r/2, ठीक है। अतः यह हमारा दर्पण जो कि r बराबर 2f था, उसे हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर लिया है। और आपके लिए कुछ और भी नोट्स मैं दे रहा हूँ जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्लास 10th के लिए भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो आपने अभी अभी प्रूफ किया कि जो कि वक्रता त्रिज्या की दोगुनी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की दोगुनी फोकस मतलब कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के माध्यम से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को यह पॉइंट याद कर लेना है कि r इक्वल टू 2f, ठीक है। ओके, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया वो आपको स्क्रीनशॉट भी, सॉरी PDF उसका मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल के हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी। धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें।